एक रेप विद मर्डर का केस था और उसमें 2 आरोपी थे जी। और उनके ऊपर एलिगेशन था कि उन्होंने उसमें रेप भी किया था, फिर मर्डर भी किया था। मर्डर करने के बाद डेड बॉडी को उन्होंने नष्ट भी कर दिया था जला करके। जी, अभी आप कहते हैं कि देखिए कठिन काम होता है क्रिमिनल लॉयर होना, तो आपने इस फील्ड को कैसे चुना? कोई भी कार्य चुनौतीपूर्ण है, प्रत्येक कार्य जीवन में चैलेंजिंग है। मनुष्य को अगर अपने क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो उसे संघर्ष का मार्ग जरूर चुनना चाहिए। समन और वारंट क्या होता है? समन्स ये है कि आपको सूचना दी गई, जी। न्यायालय के द्वारा दिए गए उस पत्र का हमने आदर नहीं किया, हमने उस सूचना का अनादर किया। जी। तो अनादर किया तो कोर्ट के पास दूसरा रास्ता है, तो फिर वो जमानती वारंट भेजता है पहले। ओके, कि बेल क्या होता है, पैरोल क्या होता है? कई बार लोग बेल पाते हैं, जमानत पाते हैं तो उसमें बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ जी। और जमानत एक तात्कालिक व्यवस्था है। जी। जमानत ये होती है कि एक्सेप्शनल किसी को जेल में रखना है। बेल इज ए राइट, कब तक? जब तक आपकी गिल्टी होल्ड नहीं हो जाए। सर, मीडिया इन्फ्लुएंस करती है डिसीजंस? जजेस कभी कभी थोड़े थोड़े होते हैं, खास करके हायर जुडिशरी में विषय आते हैं ये। अभी जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई क्राइम होता है, कोई विक्टिम बनता है, तो बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं जो ओपोनेंट होता है वो बहुत ही बड़ा पावरफुल इंसान होता है, तो उसके अगेंस्ट में केस लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन पुलिस के पास अगर जाता है व्यक्ति तो एफआईआर तक रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? देखिए, एफआईआर दर्ज नहीं होती है अगर किसी की, तो उसके पास बहुत अच्छी रेमेडी है। कानून में हमारे व्यवस्था है कि हम कोर्ट में जाएंगे, हम पुलिस को लिखित में शिकायत करेंगे। तो ये भी ठीक है कि नीचे जो थाने में बैठे हुए जो लोग हैं वो उसकी रिसीट तक नहीं देते। वेलकम टू द स्पेशल एपिसोड विद अ क्रिमिनल लॉयर श्री अशोक तिवारी जी। ये कोरबा के बहुत ही मशहूर क्रिमिनल लॉयर हैं और इनके जीवन काल में इन्होंने बहुत सारे क्रिमिनल केसेस लड़े और मेनली डिफेंस लॉयर रहे हैं। आज इनके साथ बातचीत में हम जानेंगे कि हमारे साथ अगर कोई घटना घट जाती है तो हमें एक न्याय पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और कुछ इंटरेस्टिंग बातें कि वकील अगर अच्छा हो तो एक विक्टिम भी बच सकता है। और आज हमारी जो न्याय प्रणाली चल रही थी ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई थी ना 100 साल पहले, तो ये जो नया न्याय प्रणाली अब आ गया है तो उसके बारे में भी हमें चर्चा करने को मिला। और इस एपिसोड्स में आप इंडियन लॉ सिस्टम्स के बारे में बहुत जानकारी पाएंगे। वेलकम टू द शो विद मिस्टर अशोक तिवारी। नमस्कार सर। नमस्कार। आज हम श्री अशोक तिवारी जी कोरबा के प्रोमिनेंट क्रिमिनल लॉयर के साथ में हम बात करेंगे। और देखिए, लॉ के बारे में एक साधारणतः इंसानों को बहुत कम जानकारी होती है। आज सर के साथ हम बात करेंगे और एक कॉमन मैन को लॉ के बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए उन सब के बारे में आज बातचीत करेंगे और आप सब अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। सर, आपने क्रिमिनल लॉ पे एक प्रोमिनेंस हासिल किया है इधर, तो कोरबा में जैसे आप यहाँ पर हैं, कितने सालों से आप यहाँ पर लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 26 नवंबर 1988 से अपना अधिवक्तृता के क्षेत्र में कोरबा में वकालत कर रहा हूँ। और सिविल कोर्ट यहाँ पर एक थी और डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज जो बिलासपुर में हुआ करते थे, वहां हम लोग जाया करते थे। सर, जैसे अभी आप कहते हैं कि देखिए कठिन काम होता है क्रिमिनल लॉयर होना, तो आपने इस फील्ड को कैसे चुना? वो कौन सी ऐसी बात थी जो आपको एक क्रिमिनल लॉयर बनने के लिए मोटिवेट कर दिया? जी जी जी, कोई भी कार्य चुनौतीपूर्ण है, प्रत्येक कार्य जीवन में चैलेंजिंग है। और मनुष्य को अगर अपने क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो उसे संघर्ष का मार्ग जरूर चुनना चाहिए। जो कंफर्ट जोन है उससे अलग निकलना चाहिए, क्योंकि आपका जो कंफर्ट जोन है वो आपको कुछ प्रकार का एक समानता में लेकर के रखेगा। लेकिन अगर आपको कहीं किसी प्रकार का निखार लाना है, किसी प्रकार का आपको कुछ विस्तारवादी व्यवहार लाना है, तो उसके लिए आपको
ऐसे कार्य की तरफ जाना चाहिए, ऐसे तरीके लेकर के चलना चाहिए जो समाज में आवश्यक हो और उस क्षेत्र को आप चुने। तो एक आध्यात्मिक गुरु हैं श्री श्री रविशंकर जी। उनका मार्गदर्शन इस प्रकार से रहता है कि आप अपने जीवन में किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में अगर हैं तो आप अपना 100% दीजिए। जरा भी कुछ संकोच नहीं करना, आपके पास जो है वो दीजिए। परिणाम के बारे में आप चिंता मत करिए, क्योंकि परिणाम तय करने वाले आप नहीं। ये बिल्कुल सही है। हाँ, तो परिणाम जिसको तय करना है वो परिणाम तय करेगा। हमारे न्याय के क्षेत्र में भी न्यायाधीश का काम है न्याय करना, अधिवक्ता का कार्य है अपने पक्ष को रखना, अच्छे से रखना। जो हमारे पास सामग्री है उसको पूरे बढ़िया से, जैसे हम गुलदस्ता देखते हैं तो इसमें जो माली अनेक प्रकार का फूल लाता है, लेकिन इसको सजाकर अच्छी पैकेजिंग करने वाला जो है वो गुलदस्ता बेचता है, अनेक प्रकार के फूलों को सजा करके मिला करके। तो वो कार्य हमारा है, हम उस तरह से उसको तैयार करते हैं। विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए हैं, कानून तो हमारे संसद में बनता है, लेकिन उन कानूनों के माध्यम से मानव समाज को कैसे न्याय प्राप्त होगा, उस न्याय की धुरी के हम भी एक चक्र है। न्याय दान में हम एक सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। न्यायदान में 2 पक्ष होता है और न्यायाधीश बैठते हैं, तो एक पक्ष और विपक्ष। तो न्यायदान में पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से जो परिस्थितियां लाई जाती हैं, समग्र परिस्थितियां, उसके ऊपर विचार करके निर्णय होता है। तो मुझे ऐसा लगा कई बार कि कुछ दोषी व्यक्ति तो सजा पा लेते हैं, लेकिन कुछ निर्दोष भी सजा पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में हम काम करते हैं, थोड़ा चैलेंजिंग है, अच्छा लगा मुझे। और थोड़ा मैं स्वभावतः थोड़ा एग्रेसिवनेस मेरे नेचर में है, थोड़ा हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड भी है, थोड़ा हम लोग उस तरह से अपने व्यवहार में इस तरह से कि प्रत्येक चीज को बड़ी दृढ़ता के साथ रखने का स्वभाव रखते हैं। विषय कुछ भी उसको हम दृढ़ता के साथ रखने का स्वभाव रखते हैं। तो उसके लिए जो क्रिमिनल प्रैक्टिस का क्षेत्र है, ये थोड़ा अच्छा लगा। हाँ, मैंने उसमें अपने को उपयोगी पाया, इसलिए मैंने इसको चुना। सर, न्याय प्रणाली की बात करें तो पहले जो ब्रिटिश 100 साल पहले ये रूल्स बने हुए थे, तो जो ब्रिटिशर्स ने जो इंडियन पिनल कोड और बाकी जो था, अभी ये पूरा जुलाई 2024 के बाद ये पूरा नया नियम आ गया है। सर, वो नया नियम, जैसे आपने 26 सालों से अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब ये सारे लॉज जो हैं, क्या ये पूरी तरह से बदल गए हैं या जो नया, जो हमारे जो इंडिया के अनुसार उसको मॉडिफाई किया गया है? हमारे क्षेत्र के लोगों को, देश के बंधुओं को, या जो भी न्याय से अपनी कोई अपेक्षा रखते हैं, न्यायिक क्षेत्र में उनको अपनी अपेक्षाएं हैं, प्रत्येक को आवश्यकता कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पड़ती है, छोटी बड़ी जी। तो उसको ये विषय जरूर जानना चाहिए कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आज सारे के सारे जो कानून थे उनमें परिवर्तन करते हुए या उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए नए कानून हमारे बीच में लाए गए। अब पहले जो थे, जैसे इंडियन पेनल कोड था, अब इंडियन पेनल कोड को भारतीय न्याय संहिता करके आ गया जी। अब ये परिवर्तित हुआ जी। तो इंडियन पेनल कोड में 511 धाराएं थी जी। अब भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं, मतलब कम हुई हैं, सेक्शंस कम हो गए जी। उसी प्रकार से आपको जो दंड प्रक्रिया संहिता थी, जिसके माध्यम से कानून व्यवस्था जो क्रिमिनल है, पनिशमेंट डिसाइड होती है, क्रिमिनल जो प्रैक्टिस है, क्रिमिनल कानून है, उसको कैसे संचालित करना, उसका कैसे एग्जीक्यूशन होना, वो सारी चीजें दंड प्रक्रिया संहिता में हुआ करती थी। तो उसमें 484 धाराएं थी जी। और वो आज 531 हो गई, मतलब वो बढ़ गई, वो बढ़ी। तो उसके पीछे का कारण यही है कि प्रक्रियात्मक चीजों में बदलाव करके थोड़ा विस्तार करना, कि प्रक्रियाएं थोड़ी बढ़ाओ और सही ढंग से प्रक्रिया अपनाओ। इसके पीछे का जो तर्क है ये। और जो दंडात्मक व्यवस्था है कि केवल दंड को अलग अलग धाराओं में परिभाषित करके और किसी भी प्रकार से भारतीय लोगों को दंडित करने का जो यत्न था अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून में, उसको थोड़ा हतोत्साहित किया गया। अच्छा, कि दंड देना उद्देश्य नहीं है, न्याय करना उद्देश्य है। और भारतीय लोग केवल दंड के हकदार हैं, ये मानने वाली जो संस्कृति थी वो समाप्त हो गई।
1947 के बाद वो सारी चीजें चली गई, लेकिन आज तक वो कानून हमारे बीच में बना हुआ था। तो ये जो दो कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें धाराएं बढ़ाई गई। अच्छा। 531 किया गया 484 से। जी। इसलिए किया गया क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा का विषय है, तो इस दृष्टिकोण से किया गया। हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है। अच्छा। पहले 167 धाराएं थी, अभी 170 धारा हुई। मतलब ये एविडेंस को जी। जो एविडेंस एक्ट है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया। हाँ। पहले वो इंडियन एविडेंस एक्ट था, तो वो उसको थोड़ा सा परिवर्तित किया गया। तो मूलतः न्याय का जो सिद्धांत है, हमारे पहले जो न्याय की जो प्रणाली रही है, न्याय की जो पद्धति रही है, जिस न्याय पद्धति को लेकर के चाणक्य ने पुस्तकें लिखी, कैसा न्याय व्यवस्था हमारे भारत का होना चाहिए, वो आपको इन पुस्तकों में उसके कहीं ना कहीं दर्शन होंगे। नई वाली जो आई है, ये बहुत ज्यादा लाभकारी है। समाज को प्रत्येक अंग को, प्रत्येक भाग को स्पर्श करती है। जैसे विशेष रूप से नारी की पूजा करना, हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं, विचरण करते हैं। और उस समाज में जिस प्रकार से नारी के साथ किए जाने वाले अत्याचारों में दंड की व्यवस्था बड़ी धीमी थी या थोड़ी छोटी थी, उसको सख्त किया गया है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आए। इसका जो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जैसे नारी के प्रति जो भी मतलब हाँ, बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रत्येक आज की तारीख में लगभग सभी जिलों में आपको मिल जाएगा कुछ न कुछ ऐसा बड़ा उदाहरण, जहां पर कि कहीं 15 दिन में ट्रायल खत्म हो रहा है, कहीं 1 महीने में हो रहा है। हमारे यहाँ कोरबा में भी एक मजिस्ट्रेट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थी फास्ट ट्रैक कोर्ट में, वो श्रीमती ज्योति अग्रवाल जी बहुत तेजी से काम करती थी। 2 महीने 1 महीने में मामलों का निपटारा कर देना उनके स्वभाव में था। जिस दिन उनके कोर्ट में केस आता था, तत्काल की पेशियां दे करके 1 हफ्ते की तारीखें दे करके ऐसा काम करती थी वो। तो ऐसे अच्छा, उसमें महिला जो न्यायाधीश हैं उनकी पदस्थापना होने लगी। ये सारी चीजें इसी के पीछे काम अभी हो रहा है। तो ये खूबसूरती है, ये हमारी न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास को कायम करना, न्याय व्यवस्था को श्रेष्ठतम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठतम भारत की न्याय व्यवस्था को बताना, ये इस दिशा में यह एक उपयोगी कदम है। जो नया नियम जो नया आया है उससे बहुत लाभ है। सर, लेकिन इसमें एक बात मुझे पूछना था, जैसे आपके जैसे सीनियर लॉयर्स हैं, तो इतने सालों से वो जो नियम पुराने आप देख रहे थे, अब अचानक से इतने सारे नए आ गए हैं, तो क्या आपको इसमें कठिनाई होती है? जो अब कठिनाई उसको कहें या अध्ययन का स्वभाव थोड़ा सा विस्तार ले रहा है। जो हम पहले अध्ययन किए थे, बहुत सारी चीजें हम लोगों की रटी रटाई टाइप की हो गई थी। हाँ जी। अब फिर से नए सिरे से कुछ अध्ययन करना पड़ रहा है, उसमें जो परिवर्तन हुआ तो ये भी एक चैलेंज हो गया। हाँ, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके जो पहले के जो मामले हैं, पहले जो प्रकरण हमारे पास हैं, उनके लिए तो पहले वाला कानून ही प्रभावी है अभी। अच्छा। उनके लिए पुराने वाले न, क्योंकि ये भूतलक्षी प्रभाव से कानून लागू नहीं होता। जिस दिन कानून बना, जिस दिन प्रभावी हुआ, 25 दिसंबर 2023 को ये तीनों कानून आए हैं जी। और तीनों जो नए कानून आए हैं, नए अधिनियम और संहिता आई है, तो इसके बाद से ये प्रभावी हुआ। अच्छा, मतलब इसके बाद जो केसेस आएंगे, हाँ, वो अब नए सिरे, इसके तहत जो भी मामले दर्ज होंगे, आज आप देखते होंगे अभी तो ऑनलाइन सब कुछ FIR सब हो जाता है, तो आप FIR में देखेंगे तो आपको BNS लिखा हुआ दिखेगा, है ना, BNSS लिखा दिखेगा। तो ये सब इसीलिए दिखता है क्योंकि वो जो BNS है ना, भारतीय न्याय संहिता, हाँ जी, वो नया कानून आ गया। पहले IPC दिखता था, तो IPC की जगह ये आ गया। तो अब उसमें जो सेक्शंस हैं अलग अलग, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुए हैं, कुछ क्राइम तो वही है। अब क्राइम को किस सेक्शन में परिभाषित किया गया, उसके दंड के स्वरूप को कहां ले जाया गया, कहीं दंड 7 वर्ष का जैसे था, कहीं 10 वर्ष तक का था, वो आजीवन कारावास में बदल चुका है। कहीं 7 वर्ष की सजा वाला मामला 10 वर्ष की सजा में बदल चुका है। सजाएं बढ़ाई गई हैं। अच्छा, क्या न्याय व्यवस्था के तहत जो कानून बनते हैं, कानून का राज हो। कानून का राज कैसे होगा? हमें अगर कानून का ज्ञान है, और सामान्य रूप से ये माना जाता है कि प्रत्येक नागरिक को, जो यहाँ का सिटीजन है भारत का, वो ये कहने का हकदार नहीं है कि मुझे इस कानून की जानकारी नहीं है। आपको कानून जानना ही है।
नहीं भी जानकारी है तो ये माना जाएगा, इट्स डीम्ड टू बी, कि आपको ये कानून मालूम है। और कानून मालूम है और फिर भी आप ये काम कर रहे हो, इसलिए आप दंडित होने के भागी हो, क्योंकि भारत का ये कानून है। हमारी भारतीय संविधान जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था, उसके अनुरूप इस तरह का ये कानून का शासन है। तो उसमें ये रहता है कि भाई इनको अगर ये पता है फिर भी अगर ये कर रहे हैं तो ये जो अधिकतम इनको दंड दिया जाए या कम दिया जाए। जैसे अगर शिक्षक कोई अपराध करता है जी, तो शिक्षक के अपराध को किस दृष्टिकोण से देखा जाएगा? एक अधिवक्ता जब कोई अपराध करता है तो कानून का जानकार होने के बाद भी, और अगर इस तरह का अपराध करता है तो उस स्थिति में उसके साथ क्या होना चाहिए? एक न्यायाधीश अगर कोई अपराध करता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? तो ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट, सजाओं का जो क्वांटम है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि उनके लिए अलग नजरिया। अरे आप ये हो करके भी ऐसा करते हो? वो तो एक गांव का व्यक्ति जो पढ़ा नहीं है या मजदूरी करता है, बकरी चराता है या गांव में दिन भर अपना खटता, उसे तो उसकी कम वो कहता है कि नहीं मालूम है, मान लेते हैं सही में नहीं मालूम होगा, भले ही हमारा कानून कहता है कि नहीं सबको कानून मालूम है, तो उसके बारे में कहा जा सकता है कि उससे गलती हो गई, क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि इस तरह का सजा भी हो सकता है। उसको ये नहीं मालूम कि हमको सड़क पे बाएं ही चलना है या दाएं चलना है, क्योंकि उसको शिक्षा नहीं मिली। अगर मैं भी दाहिने चलूं और कोई सड़क पे दुर्घटना हो तो उसके बाद मैं कहूं कि नहीं भाई मैं तो सही था, तो ये गलत है। इस तरह का मापदंड है हमारे में और उनमें, ये फर्क आएगा। तो ये कानून में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। कौन था करने वाला? तो ये फला था। वो स्टेटस उनको छूट नहीं देता, स्टेटस उनको कहीं ना कहीं ज्यादा कठोरता के साथ व्यवहार करने के लिए आग्रह करता है उनके बारे में कि ये व्यक्ति है इसलिए इनके प्रति ज्यादा कठोरता होनी चाहिए। ओके, सो सर एक बात और है कि इंडिया में किसे क्राइम माना जाएगा? जैसे अगर किसी ने बोला कि ये क्राइम है तो ये हमें कैसे पता होगा कि ये क्राइम है? मतलब उसकी डेफिनेशन क्या होगी? एक लाइन में अगर क्राइम को परिभाषित किया जाए तो प्रत्येक वह कार्य क्राइम है। देखिए, प्रत्येक वह कार्य क्राइम है जिस व्यक्ति से कोई अनैतिक, अधार्मिक या अव्यवहारिक कार्य हो रहा है। अच्छा, वो फाइनेंशियल, वो कहीं ना कहीं, हाँ फाइनेंशियल भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उसको परिभाषित करके दंड या अपराध के रूप में लिखा गया है कानून में। अच्छा, अगर सामान्य आदमी को इस तरह से इसको समझाया जाए कि आप ये अधार्मिक कार्य किए, अधार्मिक कार्य यानी किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला अगर कोई कार्य करता है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में इसके लिए प्रावधान बने हैं कि वो दंडित होगा। अच्छा, तो मतलब इवन धार्मिक चोट भी पहुंचाओगे? मतलब आप आस्था को अगर ठेस पहुंचाते हैं। मैं अपने किसी भी इष्ट को मानता हूं और मेरे इष्ट के प्रति कोई दुर्व्यवहार करता है तो उस समय वो अपराध कर रहा है, वो और उस अपराध के लिए दंडित होगा। मेरी आस्था का केंद्र गाय है और गाय को कोई काटता है, गाय के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है तो वो मेरी आस्था को चोट पहुंचा रहा है, क्योंकि मैं मानता हूं कि 33 कोटि देवी देवता इसमें वास करते हैं। अब मैं गाय को पूजता हूं, उनके पंचगव्य बना करके यज्ञ अनुष्ठान में मैं उसका सदुपयोग करता हूं, तो मेरी भावना आस्था वहां है। तो अगर उस भावना आस्था के साथ कोई व्यवहार करता है तो वह कोई पशु के साथ नहीं कर रहा है। तो मेरी भावना आस्था को चोट, धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हाँ, उसे तो वो एक अपराध है। तो इसके लिए मैं केस रजिस्टर कर सकती हूँ? बिल्कुल रजिस्टर कर सकते हैं। वो एक आपराधिक कार्य है और वो दंडित किए जाने योग्य है। कठोर से कठोर दंड का प्रावधान उसमें है। तो ये मुझे नहीं मालूम था कि ये नए कानून के तहत है। हाँ, नए कानून में है। व्यवस्था है, पहले भी था, लेकिन थोड़ा इसको अच्छे ढंग से परिभाषित नहीं, अभी परिभाषित है थोड़ा। अच्छा, से बात करते हैं कि हम जैसे कोई भी जैसे क्राइम हो जाती है, कभी अनजाने में होती है, कभी जान के होती है, ठीक है? तो मान लीजिएगा कि किसी से ऐसा कोई क्राइम हो गया जो वो करना नहीं चाह रहा था लेकिन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, वो रोड में जा रहा है, ड्राइव करते हुए जा रहे हैं और किसी से टक्कर हो गई और वो इंसान की मृत्यु हो गई, ठीक है? या अगर ऐसे भी हो सकता है कि दोनों में कोई बाताबाती हो गई और वो आपस में लड़ लिए और कुछ ऐसे धक्का मुक्की में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो ये कितना बड़ा क्राइम माना जाएगा? अब वो दो प्रकार की आपराधिक परिस्थिति इस हत्यात्मक अपराध के लिए कही गई है जी। जैसे किसी की हत्या करना। अब इसमें दो बात कही जाती है। पहली तो आपका कोई मोटिव हो, फिर आपका इंटेंशन हो जी। मेरे मन में उनके प्रति कोई कारण है, मेरी पहले से इनके साथ कोई रंजिश है, कोई इनके साथ दुश्मनी है और मैं इनको मारना चाहता हूं, ये मेरे पास होना।
दूसरा, मैं जिस चीज से मार रहा हूं, डंडे से, हाथ से, लात से या किसी चीज से, तो उससे मारने पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये दो चीजें अगर इस्टेब्लिश होती हैं तो ये कहा जाएगा कि मैं जानबूझ करके हत्या किया हूं। और मान लीजिए कि किसी के साथ कोई धक्का मुक्की हो गई और सिर उनका टकरा गया किसी ऐसी वस्तु से या किसी ऐसी चीज से कि अचानक उसके बाद गिर गए और उनके वाइटल पार्ट पे चोट लग गई और गिर जाने से अचानक वो शॉक्ड हो गए और फिर डेथ भी हो गई जी। तो वो हत्या नहीं है, मृत्यु तो हुई, एक मानव वध हुआ जी। लेकिन वो हत्या की श्रेणी में नहीं है। तो उस दशा में वो थोड़ी सजा में छूट है। हाँ, लेकिन सजा है, सजा उसमें भी है, थोड़ी छूट है, थोड़ा कम है, क्योंकि वो उसको आजीवन कारावास या फांसी की सजा से छूट मिल गई। अच्छा। अगर हमने हत्या का अपराध किया है तो दो ही सजा है, या तो आजीवन कारावास या फांसी। अगर बहुत अपवाद स्वरूप बहुत गंभीर घटना है, बहुत ब्रूटल मर्डर है, तो उस परिस्थिति में उसको फांसी की सजा भी हो सकती है। हीनियस ऑफेंस जिसको कहें, एकदम गंभीरतम घृणित अपराध अगर कोई किया गया तो उस दशा में, तो उसे भी तो एविडेंस देना होता है। हाँ, एविडेंस चाहिए। अगर कभी ऐसा होता है कि एविडेंस के बिना कोई हत्या किया, मालूम भी है आपको, जैसे कई बार कहते हैं कि डॉक्टर से कुछ छुपाओ मत, वकील से कुछ छुपाओ मत, जैसे आपके पास कोई आता है और वो किया है, आपको भी पता है कि उसने बहुत ऐसा अपराध किया है, हत्या ही कर दी, तो फिर भी क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो बच जाए? अब चूंकि मेरा वृत्तिक कार्य अधिवक्तृता का है जी, मैं अधिवक्ता हूं और मेरे पास, मैं बचाव पक्ष का अधिवक्ता हूं जी, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूं, तो मेरे निजी उस व्यवसायिक वृत्तिक कार्य में मेरा दायित्व बनता है। चूंकि मेरा जब इनरोलमेंट होता है तो जो संस्था इनरोल्ड करती है तो ये कहती है कि आप प्रत्येक पक्षकार के प्रति, जो भी आपके पास आएगा उसके प्रति आप न्याय का दायित्व निभाएंगे, और अगर आप उसका प्रकरण स्वीकार करते हैं तो उसके बाद उसके प्रकरण में आप भली भांति अपनी तरफ से जो भी श्रेष्ठतम हो सकता है उसके पक्ष में कार्य करेंगे। सर कई बार ऐसा होता है, आपको पता है जी, तो फिर आपके मन में एक द्वंद्व चलता है। वो चलता है ना। दूसरा एक रहता है ये कि हम सामान्य रूप से किसी व्यक्ति को ये कह करके नहीं टाल सकते कि आपने बहुत गंदा अपराध किया, आपका मुकदमा मैं नहीं लड़ूंगा, ये कहकर और आप पैरवी करने से मना करने का अधिकार नहीं रखते। तो आपको करना होगा, क्योंकि आपने उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए अपने को इनरोल्ड कराया हुआ है, आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आपकी वो नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उस क्षेत्र में कार्य करिए, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है उसके लिए। और बहुत ज्यादा नैतिक आधार पर कोई कहता है कि नहीं हम इस केस को नहीं लेंगे, कोई बहाना करके कुछ करके अपने को उससे बचाता है, तो होता है, ऐसा भी होता है। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि पता होता है हम लोगों को, मेरे साथ भी 2-3 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। सर आपने किसी को बचाया? बहुत से लोगों को। अब मैं जानता हूँ कि हाँ अपराध किया है। सर ऐसे कोई मेरे को इंसिडेंस आप बता सकते हैं? अब वो इस विषय में आज मैं ये कहूँ कि उन्होंने अपराध किया था तो आज ठीक नहीं होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे प्रकरण मेरे वकालत के कार्यकाल के दौरान इतने दिनों में मैंने ये कई बार ऐसा किया है। और चूंकि आपने पहले कहा कि माने वकील और डॉक्टर से कोई भी छिपाया नहीं जाता, सब कुछ सत्य बताते हैं पक्षकार, और बताएंगे नहीं तो हम उनको बचा नहीं सकते, क्योंकि जो घटनाक्रम है उसी में बचाव भी छिपा रहता है जी, तो उसी में से हम बचाव के भी मार्ग निकालते हैं। सर जब बचा लेते हैं तो कभी ऐसा लगता होगा कि इसको तो दंड मिलना चाहिए था लेकिन मैंने इसको बचा लिया? मैं अपने वकालत के क्षेत्र में क्रिमिनल के बहुत अच्छे लॉयर आज भी हैं, वो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और उनको मैं अपने जीवन में आदर्श मान करके वकालत किया जी। वो आदरणीय श्री सतीश चंद्र दत्त जी, सीनियर एडवोकेट जबलपुर में हैं वो, और दत्त साहब से मेरी मुलाकात 92 में हुई थी जी। मैं वकालत कर रहा था तो मैं जबलपुर गया था एक मामले में, तो उनसे मैंने 2-3 चीजें सीखी कि हमको अपने कार्य को पूरी तरह से ठीक से करना, उसमें कहीं पर भी कोई कोताही नहीं करना जी, और अपने विषय को पक्षकार से लेने के बाद पूरी तरह से उसको बताकर समझा करके और फिर अपना कार्य को आगे बढ़ाना जी। मैं बैठा था उनके पास, एक बार संयोग था कि मैं बैठा था
और मैं एक मर्डर केस ही लेकर के उनके पास गया हुआ था अपने क्लाइंट का। जी। तो उस समय फीस बहुत कम मिलती थी। हम्म। तो वो जैसे कोई वकील अगर फीस क्लाइंट का केस लेकर के जाता था तो फिर फीस वो नहीं बोलते थे। जैसे मैं लेकर के गया हूँ, जूनियर एडवोकेट हूँ, अब उस समय एकदम जूनियर था मैं भी, 88 में शुरू किया था, 92 में मैं गया था, तो फीस बहुत कम थी। तो उनके जो मुंशी हैं वो लोग फीस लिख दिया करते थे कि इतनी फीस जमा करिए, लेकिन वो क्लाइंट के लिए था। अब मैं वकील था तो उन्होंने कहा कि हम नहीं आपको बताएंगे, आपको सर बताएंगे। अच्छा। तो हम उनके पास भीतर हमको भेज दिया गया, फाइल मेरी चली गई, हम वहीं अंदर बैठे थे। तो मेरी फाइल देखने के पहले वो एक छतरपुर के एक पक्षकार आए हुए थे, उनके केस को देख रहे थे। 307 का केस था, उस फाइल को पढ़ रहे थे। पढ़ने के बाद उन्होंने उस पक्षकार को कहा कि ये जो केस है तुम्हारा, स्टोरी वगैरह जैसा भी पढ़े सुने, ये जो केस है यदि मैं जज होता तो मैं जमानत नहीं देता। ओके। ये उनके शब्द थे। हाँ। मुझे उस वाक्य में वाक्यांश ने बहुत कुछ सिखाया। मैं कुछ क्वेरी नहीं किया उनसे, बस उतना ही मेरे लिए पर्याप्त था। उन्होंने कहा कि अगर मैं जज होता तो मैं इसमें जमानत नहीं देता तुमको, लेकिन जमानत हो जाएगी तुम्हारी, मैं जमानत करा दूंगा। ओके। हाँ, उन्होंने दो चीजें एक साथ कही जी। तो मैं कुछ नहीं बोला उस समय। फिर वो चले गए, उनको फीस जो भी थी फाइल पे लिखी गई, फीस जमा किए होंगे, बाहर चले गए। फिर मेरा नंबर आया, फिर मैं बैठा, फिर मेरे से बात की केस पे। फिर मुझसे उन्होंने पूछा भी फीस वीस पाए हो आप? तो मैं बोला हाँ सर, क्या मिला है? तो मैंने बताया कि मैंने ठीक ठाक मिला है जो भी है, तो आपको जो मिला हो उसके हिसाब से अपना दे देना, जो देना होगा जी। ये बोले हो। तो मैं बता दिया उनको खोल के कि मुझे इतना मिला है। बोले कि इतना ही मिला है, अब कोरबा से चल के तुम जबलपुर आए हो, ट्रेन से आए हो, यहाँ होटल में रुके होगे, तुम्हारा खर्च हुआ होगा, अब उसके बाद तुम मुझे क्या दोगे? तो फिर भी तुमको जो अच्छा लगे वो तुम दे देना, उतना ही मैं समझ लूंगा और इसमें बेल हो जाएगी। 302 का केस जी। मैंने उनको दिया। तो मैं समझा उनकी उस हाइट को, उनके उस बड़प्पन को वहां पर देखा कि वकील का वकील के प्रति, अपने कुलिक्स के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, कि एक एडवोकेट जो जूनियर है उसको कैसे आदमी बढ़ाता है जी। उसको कैसे प्रमोट करता है कि वकालत के क्षेत्र में उसका मनोबल ऊंचा हो। नहीं मुझे करना है, कम फीस मिली तो क्या होता है, मेरे सीनियर वहां बैठे हैं ना, वो मुझे सहयोग करेंगे। ये भाव उन्होंने एक संदेश दिया। दूसरी बात, मैंने फिर उनसे पूछा कि आपने अभी एक बात कही, मैं उस समय पूछा, मेरे से रहा नहीं गया, जूनियर था, तो मैं बोला कि हम लोग सीनियर बोलते हैं, सीनियर आपने अभी बात कही तो उसमें मैं थोड़ा सा कुछ पूछूं? क्या? हाँ पूछूं। उनकी आवाज बहुत खनकती हुई एकदम आवाज। हाँ, तो बोले कि पूछो। मैंने पूछा कि आपने दो चीजें कही कि मैं अगर जज होता तो जमानत नहीं देता, लेकिन और जमानत हो जाएगी, तुम्हारी जमानत में करा दूंगा, तो ये कैसे? तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि वो जो लड़का है जो आया है, उसके लड़के ने अपने शिक्षक को चाकू मारा था, अपने शिक्षक को, गुरुजी को चाकू मारा था। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं अगर जज होता तो मैं जमानत नहीं दूंगा जी। लेकिन चाकू जो लगी है, अब वो चाकू कितनी गहरी लगी है और कितनी चाकू लगने से उनकी मृत्यु हो सकती थी, उसको मैंने मेडिकल रिपोर्ट पढ़ा। तो बेल कराने का मेरा जो ग्राउंड है उसको भी मैं देख लिया कि मैं किस ग्राउंड पर बेल कराऊंगा, तो वो चीज भी मैं देख के मैं उसको एश्योर कर दिया कि तुम्हारी जमानत हो जाएगी जी। तो दोनों चीजें उसमें मैंने कही, क्योंकि मेरी ड्यूटी है वकील के हैसियत से कि मैं उसकी जमानत कराऊं, क्योंकि मेरे पास आया है उम्मीद लेकर, तो उसको नाउम्मीद नहीं करूंगा। तो छतरपुर से आए हुए उस व्यक्ति को उन्होंने एक समय में दो तरह की बातें कह के, एक जो सामाजिक दायित्व को उन्होंने बताया कि अधिवक्ता क्या होता है, उसको मैंने सीखा था। ओके सर, अभी जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई क्राइम होता है, कोई विक्टिम बनता है, तो बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं, अभी ये कलकत्ता वाला केस ले लीजिएगा, या कोई और भी केसेस बहुत सारे होते हैं, जो ओपोनेंट होता है वो बहुत ही बड़ा पावरफुल इंसान होता है, तो उसके अगेंस्ट में केस लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन पुलिस के पास अगर जाता है व्यक्ति तो एफआईआर तक रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए?
देखिए, एफआईआर दर्ज नहीं होती है अगर किसी की, तो उसके पास बहुत अच्छी रेमेडी है। कानून में हमारे व्यवस्था है कि हम कोर्ट में जाएंगे, हम पुलिस को लिखित में शिकायत करेंगे। तो ये भी ठीक है कि नीचे जो थाने में बैठे हुए जो लोग हैं वो उसकी रिसीट तक नहीं देते जी, कोई और व्यक्ति। ये लेना जरूरी है। हाँ, रिसीट लेना जरूरी है जी तो रिसीट नहीं देते। जी कई बार हम जाते हैं, कई चक्कर लगाते हैं, कागज लेकर घूमते रहते हैं, अभी नहीं है दरोगा जी, नहीं है अभी, मुंशी नहीं है, बाद में आना, देखते हैं, पढ़ेंगे, कागज छोड़ दो, रिसीट नहीं देंगे वो, क्योंकि वो पावती देंगे तो ये वो उलझेंगे कि हाँ मैं तो रिसीप्ट दे चुका हूं, अब उस पर मैंने कार्रवाई क्या की उनको अब बताना पड़ेगा। तो वो उससे बचना चाहते हैं। वो कहेंगे मेरे पास कोई कागज नहीं आया, आने वाले समय में मना कर सकते हैं वो। ये स्कोप वो लोग बचा करके रखते हैं, पुलिस का एक स्वभाव बन गया है। जबकि उनको भागना नहीं चाहिए, वो पलायन के लिए नहीं बने हैं। उनको नौकरी इसलिए नहीं दी गई है, नौकरी इसीलिए दी गई है कि आपकी जवाबदेही, जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, वो पब्लिक के प्रति है, पब्लिक के लिए आप हैं, पब्लिक आपके लिए नहीं है। पब्लिक अगर आपके दरवाजे तक कोई कागज लेकर के आई है तो यू आर बाउंड टू डू इट, लेकिन वो नहीं देते। हाँ, तो नहीं देते। तो अब उसके बाद क्या रेमेडी है? अब उसके बाद वो व्यक्ति फिर एक शिकायत लेकर बड़े अधिकारी के पास जाता है जी कि मैं थाने में गया था, उन्होंने मेरे को रिसीट नहीं दिया जी, तो आप पावती दे दीजिए। तो बड़े अधिकारी थोड़े समझदार होते हैं, वहां रिसीट मिलती है जी। जैसे आप एसपी ऑफिस में चले जाएंगे तो उनके यहाँ आवक जावक सेक्शन बना हुआ है जी। आपके आवेदन को, प्रत्येक कागज को लेंगे, देखेंगे, आपको सील लगा करके रिसीट दे देंगे। तो आपका काम हो गया और आपने उसी में लिख दिया कि हम थाने में गए थे लेकिन थाने वाले ने हमको पावती नहीं दी, 3 दिन 2 दिन तक हम घूमते रहे, आज हम आपको दे रहे हैं, तो आपका काम हो गया। अब वो दोनों कागज लेकर के अगर देखते हैं कि कोई एफआईआर नहीं हो रही है उसके बाद भी, तो आप अपने वकील से संपर्क करेंगे। तो वकील जो है उसके आधार पर मजिस्ट्रेट के सामने एक आवेदन लगाएगा। अच्छा। अगर वकील नहीं भी कर सकता है तो आज की तारीख में विधिक सहायता के लिए केंद्र बने हुए हैं गांवों में, पैरालीगल जो सपोर्ट करने के लिए, वहां पर जो असिस्टेंस करने के लिए लोग बैठते हैं, एडवोकेट बैठते हैं वहां भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी। तो वो जो वॉलंटियर्स हैं, पैरालीगल जो वॉलंटियर्स हैं, वो सहयोगी के रूप में काम करते हैं। तो उनके पास आप जाएं, वो आपको बताएंगे। तो फिर आवेदन लेकर के मजिस्ट्रेट के यहाँ देंगे, मजिस्ट्रेट उसमें अपने तरफ से आदेश करेगा। 2 प्रकार के मामले होते हैं, एक संज्ञेय और एक असंज्ञेय। संज्ञेय मतलब जिसमें कि व्यक्ति के खिलाफ 3 वर्ष से अधिक की सजा का मामला हो और तत्काल उसको गिरफ्तार किया जा सकता हो, बेलेबल मामला नहीं है, नॉन बेलेबल है, तो संज्ञेय श्रेणी के अपराध होते हैं। अब कुछ ऐसे हैं जो जमानती श्रेणी के अपराध हैं, अपराध तो हुआ जी, लेकिन थोड़ा जमानती श्रेणी का बहुत गंभीर नहीं है, सामान्य है, तो उसके लिए कोर्ट में कंप्लेंट ले लेते हैं और वहीं पे दर्ज करके फिर वो मामले में नोटिस करते हैं सामने पार्टी को। लेकिन जो संज्ञेय अपराध है उसमें तत्काल कोर्ट ऑर्डर करती है पुलिस को कि इसमें एफआईआर करके दर्ज करके और सूचित करो हमको। तो वो न्याय मिल जाता है, न्याय है वहां पर, लेकिन उसके लिए अब थोड़ा सा एफर्ट करने होते हैं कि भाई हम यहाँ नहीं मिला तो हम पुलिस में, हम नहीं मिला तो वहां जाएंगे। इसके बहुत सारे जजमेंट्स आ गए हैं अब। अच्छा। ललिता कुमारी एक जजमेंट बहुत पहले का, वो उसमें कानून बना था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। अच्छा। जांच करके अगर लगता है कि सत्य नहीं है शिकायत तो आप उसको खात्मा कर दो। अगर असत्य है और उस आदमी ने जानबूझ करके असत्य रिपोर्ट किया है तो रिपोर्ट करने वाले के खिलाफ मामला बना दो। अच्छा। अधिकार है, वो भी होता है। कोई झूठी रिपोर्ट कर दे किसी के खिलाफ, क्योंकि ये भी होता है कि अनावश्यक किसी को फंसाने के लिए, अपमानित करने के लिए मामले दर्ज कराए जाते हैं लोगों के द्वारा। तो इस घटना को भी हतोत्साहित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें व्यवस्था दिया है कि आपको अगर लगता है तो आप तत्काल जो है वो झूठी रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करिए जी, नहीं तो खात्मा कर दीजिए। अगर लगता है कि नहीं भाई जांच करने पर मैंने पाया कि ये सत्यता नहीं है मामले में, तो उसको खत्म भी कर सकते हैं। तो मतलब और अगर लगता है अगर मान लीजिएगा कि सच में हो और वो जो अगला व्यक्ति पावरफुल हो और ये कुछ नहीं कर पा रहा, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? न्याय है ना, उसके बाद भी फिर जाएगा कोर्ट में, फिर भी जाएगा। हाँ, उसके बाद भी कोर्ट में जाएगा वो, उसके बाद भी मामले खड़े होंगे। सर, न्याय जो होता है तो ये इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट होता है और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के ऊपर में ही काम होता है, ठीक है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट होती है, उसी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होता है और उसके आधार पर चार्जशीट कोर्ट में फाइल होती है जी। तो चार्जशीट फाइल होगी,
खात्मा रिपोर्ट, मैंने रिपोर्ट कोर्ट में जाना है जी। चाहे वो इस साइड की हो चाहे उस साइड की हो, कोर्ट को बताना पड़ेगा आपको। ओके। अब कोर्ट को लगता है कि नहीं ये गलत रिपोर्ट आई है तो कोर्ट उस पर संज्ञान लेगी, कॉग्निजेंस लेगी उस पे कि नहीं तुमने रिपोर्ट ठीक नहीं दिया है, ओके। मामला तो बनता है इसमें। अच्छा, तो कार्रवाई करेगी कोर्ट, कार्रवाई करेगी। हाँ। सर इसमें जो होता है कि विटनेस का बड़ा रोल रहता है। हाँ बहुत रोल। तो सर ये विटनेस जो रहता है, तो मैंने कहीं मैंने किसी जगह देखा था, कहीं पढ़ा था कि मतलब सबसे ज्यादा जो अनसेफ होता है, सबसे ज्यादा जो डर जिसको होना चाहिए वो विटनेस होना चाहिए। और विटनेस को बचाने के लिए क्या हमारे पास में कोई रूल है? या हम देखते हैं ना कि कई बार विटनेस देने के लिए कोर्ट जा रहा होता है, रास्ते में किसी ट्रक ने आके उसको उड़ा दिया, या वो व्यक्ति गायब भी हो गया, या फिर उसकी अचानक से मृत्यु हो गई, बहुत कुछ होता है विटनेस के साथ। तो ये विटनेस को बचना है, ठीक है, तो कौन बचा सकता है? और विटनेस की सेफ्टी और विटनेस की जो सिक्योरिटी का प्रश्न है वह भी न्यायालय का दायित्व है। अच्छा। और पुलिस की भी ड्यूटी है, शासन प्रशासन की ड्यूटी है। अगर तो लगता है किसी विटनेस को, ऑफिसर कुछ कर सकते हैं, कर सकता है। किसी विटनेस को अगर लगता है कि मैं अनसेफ हूं या मुझे इस मामले में डर है कि मेरे साथ कुछ हो सकता है, ऐसा कहीं से थ्रेटनिंग से, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से, किसी चीज से, व्यवहार से दिखता हो, तो वो एक एप्लीकेशन देगा कोर्ट में। कोर्ट उसके लिए पूरी तरह से सुरक्षा की व्यवस्था, सुरक्षा घेरा बनाएगी और उसको सुरक्षित रखेगी कि इनको सुरक्षित रूप से न्यायालय लाया जाए। क्योंकि विटनेस जो होता है कोर्ट की नजर में एक रेस्पेक्टेड गेस्ट है, वो उनका अतिथि है, वो आदर युक्त ढंग से, उनका सम्मान युक्त ढंग से उनको आग्रह करके कोर्ट में बुलाया जाता है कि आप इस केस के निराकरण में सहयोगी होंगे, तो आप जो जानते हैं वो पूरी बात बताइए। आपको कोई दबाव नहीं है, न बाहर का दबाव होना चाहिए आप पे, न न्यायालय का दबाव होना चाहिए, और आप स्वतंत्र रूप से जो जानते हैं, सत्य जो भी आपके पास है वो आप न्यायालय में दीजिए। क्योंकि सत्य की खोज में न्यायालय बैठी है, न्यायदान करने के लिए बैठी है। आपके पास जो सामग्री है वो आप बताएं। तो क्रिमिनल प्रैक्टिस में ये बहुत महत्व है कि किसी भी गंभीर मामले में जो गवाह होते हैं, जो साक्षी होते हैं, वो न्यायालय तक पहुंचे और न्यायालय में पहुंच करके सही चीजें बताएं। हम लोग फिल्मी उसमें बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं कि गवाह के साथ ऐसा हो गया, गवाह को रोक दिया गया, तो वो लोगों के मानस पटल पे है, लेकिन ऐसा स्वाभाविक रूप से होता नहीं, क्योंकि उसमें दंड बड़ा कठोर है। अगर क्या दंड हो सकता है? वो अगर उसके साथ किसी प्रकार की घटना कर देता है और ये इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उस व्यक्ति की हत्या के मामले में वो जब जाएगा तो उसको फांसी की ही सजा होगी। अच्छा। हाँ। लेकिन ये प्रूफ करना, हाँ, तो ये प्रूफ, वही एविडेंस तो चाहिए, उसके लिए भी फिर एविडेंस चाहिए जी। मतलब ये जो एविडेंस बेस्ड हमारी जो न्याय प्रणाली है, ये पूरा एविडेंस बेस्ड ही होता है पूर्णतः। हाँ। तो कई बार ऐसे भी तो हो सकता है ना सर कि सच्चाई कुछ हो और एविडेंस ऐसे लेके आ जाए। मैं भी हो सकता है क्योंकि देखिए, लेकिन कानून की नजर बहुत बारीक है। अब बहुत बारीकी के साथ उस पे काम करने वाला व्यक्ति, अगर इन्वेस्टिगेशन करने वाला ऑफिसर अगर ऑनेस्ट है, अगर ईमानदारी से वो काम करता है, तो दोषी व्यक्ति बच नहीं सकता। सर क्या वो ईमानदार होते हैं? कितने नहीं होते मतलब हैं। जैसे अगर मान लीजिएगा कि 100 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स अगर अपन लिए, तो इनमें से कितने आपको मिलेंगे कि बहुत ज्यादा ईमानदार है और बहुत ज्यादा ईमानदार? मैं सबको ये नहीं कह सकता कि वो ईमानदार नहीं है। मैं तो इसमें ये कह सकता हूं कि कुछ ज्ञान का अभाव है, उनके पास अनुभव का अभाव है, कुछ समय का अभाव है, क्योंकि कई प्रकार की व्यवस्थाओं में वो लगे रहते हैं। कोई कानून व्यवस्था में लगा है, कोई प्रशासनिक व्यवस्था में लगा है। इन कारणों से उस महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपना उतना समय नहीं दे पाता। भागम भाग मची हुई है, इसको जल्दी पेश करना है, इसको जल्दी न्यायालय में ले जाना है, तो उसमें कुछ भी लिख के, कुछ भी डाल के, चलो ऐसा ही लिख दो, किसी सहयोगी से लिखवा लिए, खुद से उस पर उतना समय नहीं दिए। इन कारणों से भी कई बार बिगड़ता है, भले ही वो ईमानदार हो, लेकिन कार्य ईमानदारी पूर्वक नहीं हुआ, इस लापरवाही की वजह से या इस बेबसी की वजह से कि मेरे को लॉ एंड ऑर्डर में मंत्री जी की सुरक्षा में जाना है, फला की सुरक्षा में जाना है, या कोई कानून व्यवस्था बिगड़ गई समाज में, उसके लिए मुझे ड्यूटी में जाना है, तो मुंशी को ही कह दिया कि तू ही भेज दो, तो वो उस स्थिति में भी वो काम बिगड़ सकता है। तो उसको मैं बेईमान नहीं कह सकता, लेकिन हाँ लापरवाही होगी, थोड़ा विवशता भी हो गई उसकी। वो आदमी अच्छा है, काम अच्छा करना चाहता है, करने की पात्रता भी रखता है, योग्यता भी रखता है, लेकिन कर नहीं पाया, विवश हो गया।
तो जिसकी वजह से जिसका भुगतान अब भुगतान तो होता है, नुकसान होता है, नुकसान हम लोग उसका लाभ उठाते हैं। अच्छा हम लोग उसका लाभ उठाते हैं। अगर जी। किसी कहीं पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कोई कमी रहती है तो उन सारी चीजों के आधार पर हम लोग जो एक्यूज्ड हैं, जिनकी तरफ से हम पैरवी करते रहते हैं, उनको हम बचाते हैं। जी। तो सर कई बार ये भी तो होता है ना कि जैसे आप कोर्ट में, मतलब आपके पास में एविडेंस है और आपकी जो भी एविडेंस है वो एविडेंस ही पेश ना हुआ होगा, ऐसा भी होता है? हाँ, होता है। जैसे कोई होता है, विक्टिम है, उसने बहुत सारी एविडेंसेस दिया, अब मेरा वो एविडेंस नहीं आया सामने, आपकी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अब मैं उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, हाँ जी। आप कंप्लेनेंट हैं, हाँ मान लीजिए आपने उस एविडेंस को इकट्ठा करके मेरे सामने दिया, जी। अब मेरी नजर में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो अच्छा। मैं कहूंगा कि छोड़िए, इसका जरूरत नहीं है, मैं इतने में काम कर लूंगा। सर अब वो क्या होता है कि जब जजमेंट करने के समय जब जज देखता है तो आपके द्वारा वो सजेस्ट किया हुआ जो एविडेंस है जिसको मैंने इग्नोर कर दिया, वो जज की दृष्टि में वहां पर माइनस दिखता है कि अरे ये तो है नहीं, ये रहता तो मैं इसमें सजा दे देता, ये रहता तो मैं इसमें और न्याय अच्छे से कर सकता। तो वो अब वहां पर फिर समझ में आता है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नजरिया जो है परफेक्ट हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बहुत ज्यादा योग्य हो, क्योंकि शिक्षा, कितनी शिक्षा प्राप्त करके वो भर्ती हुए पुलिस में और फिर उसके बाद प्रमोशन पा करके उस स्थान पर आए और उसके बाद अपने आप को कितना अपग्रेड किए। अब वो बात हो गए, बिल्ले लग गए, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके लिए योग्यता उनके अंदर आई कि नहीं आई, ये बड़ा महत्व रखता है। प्रशिक्षण, उपयुक्त प्रशिक्षण उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कानून के पालन को करवाने के लिए जो उस व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, सबको कानून का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए जी। पर्याप्त अध्ययन होना चाहिए। अभी जो ये तीनों कानून बने हैं, आप अभी बहुत सारे लोगों से, अधिवक्ताओं से भी, हमसे भी जब आप बात करेंगे तो प्रत्येक कानून को मैं सही ढंग से परिभाषित नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत कम समय हुआ है, अभी उसको लोग ठीक से पढ़े नहीं है, उसका कोई सच प्रशिक्षण नहीं हुआ। अब मैं तो वकालत पढ़ा हूं, पहले मैंने 88 में वकालत शुरू कर दी और पढ़ाई मैंने उस समय कर ली, तो जो उस समय पढ़ा हूं और जो फिर गढ़ा हूं अब अदालत में, पढ़ा और गढ़ा, उससे एक भिन्न चीज आई है ये जी। तो अब ये नई चीजें आ गई, अब इसको हम पढ़ रहे हैं, उस तरह से उनको भी तैयार होना, हमको भी तैयार होना, जज को भी तैयार होना। जब तीनों तैयार उस तरह से होंगे तो काम ठीक से होगा जी। लेकिन नहीं होंगे तो दिक्कत है। तो प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है और पढ़े लिखे नहीं है। जैसे हम लोग रेवेन्यू के क्षेत्र में जाते हैं जी, तहसीलदार, जिनसे बहुत ज्यादा काम पड़ता है आम आदमी को, आम आदमी को सबसे जमीन है, जायदाद है, संपत्ति है, उन सारी चीजों को लेकर के तहसीलदार के यहाँ जाएगा, एसडीएम के यहाँ जाएगा, कलेक्टर के यहाँ जाएगा, ये लोग वकालत पढ़े ही नहीं। हाँ। इन लोगों ने इतिहास पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, बाकी और सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, भूगोल पढ़ा, लेकिन कानून नहीं पढ़ा। तो अब उनके प्रशिक्षण के दौरान, मान लीजिए कोई कलेक्टर है, मसूरी में जब ट्रेनिंग करने जाते हैं तो प्रशिक्षण के समय उनको कानून का थोड़ा एक विषय समझाया जाता है, लेकिन वो नहीं जानते पूरा कानून को। तो जब पढ़ेंगे नहीं तो कैसे न्याय कर पाएंगे। अब उनका जो क्लर्क है वो किताब देख करके अगर फैसला बना दे और वो दस्तखत कर दे, कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो कुछ लोग ऐसा भी कर लेते हैं, तो आपको न्याय नहीं मिला। हाँ। सही ढंग से, चूंकि एक प्रशासनिक दक्ष योग्य व्यक्ति की तरफ से किया गया कार्य हमारे हक में नहीं आया, तो हम न्याय नहीं प्राप्त कर सके। तो उस रेवेन्यू सेक्शन में इसका ये चीज बहुत ज्यादा मिसिंग है। सर ये कि बेल क्या होता है, पैरोल क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये सामान्य रूप से लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है। क्या है, कई बार लोग बेल पाते हैं, जमानत पाते हैं, तो उसमें बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ जी। और जमानत एक तात्कालिक व्यवस्था है जी। जमानत ये होती है कि एक्सेप्शनल किसी को जेल में रखना है। बेल इज ए राइट, कि मैं ना जाऊं जेल में। हाँ, बेल राइट है। हाँ। बेल, जमानत आपका अधिकार है जी। कब तक? जब तक आपकी गिल्टी होल्ड नहीं हो जाए। अच्छा। जब तक आपको अपराधी दोषी मान न लिया जाए। ओके। क्योंकि आपके खिलाफ एक आरोप लगा जी, और आरोप पुलिस ने लगाया जी, आरोप जांच एजेंसी ने लगाया, और उसने कहा कि साहब इस आदमी ने ये जो अपराध किया है, जो आजीवन कारावास, फांसी की सजा से दंडित किए जाने योग्य अपराध या 10 वर्ष की सजा से दंडित किए जाने योग्य अपराध की श्रेणी का
गंभीर अपराध किया है, इसलिए इसको जेल में रखा जाए। मतलब वो आग्रह करता है। अब न्यायाधीश का न्याय करना है तो देखता है कि इस मामले के निराकरण में बहुत समय लगने की संभावना है, तुरंत तो डिसीजन होगा नहीं, गवाह सब बुलाए जाएंगे, फैसले होंगे, ये होंगे। इस व्यक्ति की जो आर्टिकल 21 हमारे संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार, आर्टिकल 21 के अनुसार दैहिक स्वतंत्रता का जो प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, उसका संरक्षण कैसे होगा? संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान हमारे सामने रखा गया है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति के दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वो वहां पर सुरक्षित करना भी न्यायाधीश का कर्तव्य है। तो उस न्यायाधीश के कर्तव्य के तहत आर्टिकल 21 से वो प्रोटेक्शन प्राप्त करता है कि नहीं, उसको बेल दे दिया जाए। अगर एकदम उसके खिलाफ आई विटनेसेस ऐसे न हो कि इसने बहुत गंभीर अपराध किया है, समाज पे बहुत प्रतिकूल असर पड़ेगा अगर इसको तत्काल जमानत दी जाती है तो उसी को जमानत नहीं मिलेगी। अपवाद स्वरूप बहुत गंभीर मामलों में, अच्छा कुछ ऐसे भी मामले होते हैं कि तत्काल इसको बेल नहीं दी गई, कुछ दिन 2 महीना 4 महीना 6 महीना रहने के बाद 6 महीना से रह लिए, फिर भी अभी ट्रायल इनका शुरू नहीं हुआ, इनके ट्रायल अभी कंक्लूड नहीं हुए, इसलिए अब इनको बेल दे दे, समय बहुत लगने की संभावना है केस में, फिलहाल जमानत दे दो। तो जमानत मिल गई। अब जमानत मिलने के बाद कुछ लोग जो है ढोल बजाते हुए जेल से घर जाते हैं कि भैया बहुत बड़ा काम हो गया, मैं तो जमानत पा गया। अच्छा। अरे अभी जमानत पाए हो आप, मामले में सजा होगी, उस समय आपको समझ में आएगा। हाँ, लालू प्रसाद यादव का केस इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि उनको जमानत पाए, अच्छा, आज सजा हुई बाद में। हाँ, उसमें 10 साल की उनको सजा हुई, उसी केस में जमानत हुई थी उनकी, तो ढोल बजा लिए थे पहले। अच्छा। लेकिन जब 10 साल की सजा हुई तो उस समय फिर दांत निपोर के बैठ गए वो लोग। ये जो विषय है ये बड़ा गंभीर है। सर मैं इस मामले में एक बात और पूछना चाहूंगी, ये तो लालू जी की जो बात हुई थी वो काफी साल पहले की बात थी, लेकिन आज भी हमारे जो केजरीवाल साहब हैं, जो दिल्ली के सीएम हैं, तो उनका जो लिकर केस में अभी वो फिर से अरेस्ट हुए थे, वो तो जेल गए थे अभी, और अभी उनको सीबीआई ने उनको अरेस्ट करके रख दिया। तो अब वो क्यों एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं कर पाए और उन्हें क्यों जेल में रहना पड़ा? ये अभी की बात है। देखिए, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो बेल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस बेल में ये कहा उनकी जमानत में कि प्रकरण में काफी समय लगने की संभावना है। जमानत के समय प्रत्येक व्यक्ति का स्टेटस भी बहुत मायने रखता है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के कहीं भागने की कोई संभावना नहीं है, यहीं रहेंगे ये, दूसरा ग्राउंड ये, और इतने दिनों से ये हैं और इस मामले में अभी तक ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ। जी, ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, फिर भी वो बहुत दिन जेल में रहे। हाँ, तो ट्रायल पहले ही बेल के लिए अप्लाई करना, हाँ नहीं तो केस गंभीर था, बेल के लिए अप्लाई कर रहे थे, वो क्या था, दूसरी लाइन पे चल रहे थे। मेरी गिरफ्तारी अवैध है जी, वो बेल पे बाद में गए। हाँ। उनको पहले जो एक रेमेडी मिली थी कोर्ट ने अपनी तरफ से, चूंकि बहुत ज्यादा उनके पास विशेषाधिकार होता है, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास बहुत विशेषाधिकार होते हैं, तो पिटीशन जो लगी थी उसमें उन्होंने उसी को उस रूप में पढ़ा कि भले ही इन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है, लेकिन क्यों नहीं इनको हम बेल के बारे में विचार करें। तो उनसे ऐसा कहा, फिर बेल की अर्जी लगी, और बेल की जब अर्जी लगी, आवेदन लगा, जो सीबीआई की चार्जशीट लगी थी, तो उसकी वजह से वो जेल गए थे। उसके बाद उनको बेल मिली, बेल बाद में मिली, बेल बाद में मिली, और एक केस में उनको बेल मिल गई, उसके बाद दूसरे केस में बेल मिल रही है या बेल मिल जाएगी, इस संभावना को देखते हुए दूसरे केस में उनकी गिरफ्तारी हो गई जी। तो इस चीज को उन्होंने, कोर्ट ने थोड़ा सा एब्यूज टू प्रोसेस के दृष्टिकोण से देखा कि एक जांच एजेंसी, जब तुम्हारे पास अवसर था तो एक ही समय क्यों नहीं गिरफ्तार किए तुम, इसमें इतने दिन बाद क्यों किए, जबकि इतने दिनों से ये अंदर थे ही। तो आपके पास आज क्या कारण है कि आज गिरफ्तार कर रहे हो इनको? तो उनके दृष्टिकोण में, न्यायालय के दृष्टिकोण में, वो इंटेंशनली किए जाने वाला कुछ ऐसा विषय समझ में आया, तो कोर्ट ने उनको रेमेडी दिया। लेकिन कोर्ट ने उसमें बहुत सारी कंडीशन लगाई। सामान्य तौर पर इतनी कंडीशन किसी व्यक्ति के साथ नहीं लगती जितनी कंडीशंस अरविंद केजरीवाल जी के साथ लगाया है सुप्रीम कोर्ट जी ने। सर ये बात बताइए कि मतलब ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा का केस हो सकता है, दुश्मनी?
अब उस विषय में हम लोग अभी कुछ कहें ये नहीं लगता, लेकिन इतने सारे एविडेंस सारे अदालतों ने अगर उनके खिलाफ गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, वो नीचे से ऊपर की यात्रा है ना, तो नीचे मजिस्ट्रेट ने नहीं दिया, उनके दृष्टिकोण में बहुत गंभीर मामला है, एविडेंसेस थे, ऊपर की अदालत ने भी फिर उनको बेल नहीं दिया, एविडेंस थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एविडेंस को टच नहीं किया है, केस को स्पर्श नहीं किया है, केस में कहीं नहीं कहा है कि ये निर्दोष है, केस में नहीं कहा है कि नहीं भाई इनके खिलाफ मामला नहीं बनता, केस में कहीं नहीं कहा है कि नहीं भाई इंटेंशनली इनके खिलाफ दुश्मनी के तहत किसी प्रकार का मामला बनाया गया है। मेरिट पे एक लाइन की कोई टिप्पणी नहीं है, केवल बेल दिया गया है टाइम को देखते हुए, एजेंसी के द्वारा किए गए व्यवहार को देखते हुए, उनके जो स्टेटस को देखते हुए उनको बेल दी गई है, कंडीशनल बेल दी गई है, शर्तों के तहत बेल दी गई है। मैंने कहा ना कि आपको किसी भी प्रकार से वैसा माने हास्यास्पद परिस्थिति, मैंने उसके लिए वो जो कहा ना कि दांत को ऐसा कर देना, तो हास्यास्पद वातावरण बनाने योग्य कोई परिस्थिति नहीं है ये आपके एक राइट को प्रोटेक्शन मिला है, बेल आपकी राइट है जी। तो उसको अभी प्रोटेक्ट किया है कोर्ट ने, लेकिन आपको एक्विटल नहीं दिया है। ठीक है सर, ये पैरोल, फिर पैरोल, हाँ, पैरोल एक ऐसी चीज है जिससे किसी को कन्विक्शन हो गया जी, सजा हो गई जी, अब सजा कोई भुगत रहा है जी, 6 महीने से है, साल भर से है, 10 साल से है। अब आप वो एक हरियाणा के संत हैं, वो उनके बारे में आता है, वो राम रहीम, हाँ वो बाबा, तो वो कुछ दिनों से सजा भुगत रहे हैं, वो सजा में है, वो उनको सजा हो गई है, 10 साल की सजा हुई। अब उस सजा भुगतने के दौरान बीच में उनको पैरोल मिला जी। तो सजा जिसको हो जाती है उसके बाद जो जमानत पे कुछ दिनों के लिए छोड़े जाते हैं, 15 दिन 20 दिन के लिए, वो पैरोल है। अच्छा, वो फिर वापस जेल जाना, वो फिर वापस जेल जाना है, वो समय निर्धारित रहता है वो। अच्छा। कि आपको 15 दिन के लिए दिया गया है, 1 महीने के लिए दिया गया है, कोई कारण विशेष है जिसके लिए आपको बाहर भेजा जा रहा है, या तो कोई बीमारी है या कोई अन्य आपके बिना वह हो नहीं सकता, वह भी एक आपकी जिम्मेदारी है, आपके माध्यम से उसको कराना आवश्यक है, तो आपको उस कार्य के लिए छोड़ा गया उतने दिनों के लिए, फिर आप आएंगे, ये आपसे इस तरह की एश्योरेंस बॉन्ड ले करके, और उतने फॉर द टाइम बिंग वो होता है, वो पैरोल है। लेकिन ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, जैसे हम देखते हैं कि तमिलनाडु में जब जयललिता पावर में थी, उसके बाद भी फिर करुणानिधि जी का पावर आया, तो उन्हें जबरदस्ती जेल में भेजा गया, करप्शन के ही चार्जेस थे। तो उस समय भी जयललिता को, जो इवन चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद उनको ऐसे जेल में रखा गया, उसको मतलब एक अमानवीय कंडीशन पे रखा गया था, तो वो क्यों कुछ नहीं कर पाए तब? उनके लॉयर्स क्यों खड़े नहीं हुए और उनको एक बेल हुए होंगे, अब उतना कुछ नहीं मिल पाया होगा उनको, हाँ, लाभ नहीं मिला होगा। ऐसा है कि पावर, जब लॉ की बात करते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि जो कुछ नहीं होता है तो पावर में होने के बावजूद आपको ये सजा भुगतनी पड़ती है। अब ह्यूमन राइट्स अभी इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि जिसकी वजह से जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्राइम जिनके खिलाफ करने का एलिगेशन लगता है, और उन लोगों को भी इतने सारे राइट्स मिले हुए हैं ह्यूमन राइट्स की वजह से आज की तारीख में, तो वो उसमें प्रोटेक्शन पाते हैं। अब जयललिता जी के समय में उनके साथ वहां अंदर में जो भी व्यवहार हुए होंगे, तो जेल मैनुअल के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए होगी, और उतने सशक्त, उतने प्रभावशाली वो लोग थे, तो कुछ किए भी होंगे। अब बहुत ज्यादा जानकारी उस बारे में नहीं है कि उनका क्या हुआ, लेकिन कानून उसकी भी व्यवस्था देता है कि अगर आपके साथ किसी प्रकार का अमानवीय व्यवहार हो रहा है जेल में रख करके, तो आप तत्काल उसके लिए कार्रवाई करिए। उसको आप खबर कैसे पहुंचाएं? नहीं, वो चिट्ठी लिख करके कर सकते हैं, पत्र लिख करके न्यायाधीश के सामने 15 दिन के अंदर पेश होने का रहता है। हर 15 दिन में उनको जाना है, और वो वहां से अपने जज को अपनी पूरी बातें बता सकते हैं कि मेरे साथ इस तरह से जेल में व्यवहार हो रहा है। तो जज हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो उनको देखेंगे। न्यायाधीश जेल का निरीक्षण करने जाते हैं अंदर में कि कैदियों के साथ कैसा व्यवहार, इनको भोजन कैसा मिलता है, रहने की व्यवस्था कैसी है, आवासीय व्यवस्था कैसी है, बिस्तर कैसा है,
शौचालय कैसा है, पानी कैसा है, मैंने सारा जो जीवन के लिए उपयोगी है, इंसान है वो भी मानव है। लेकिन आप फिर भी तो होता है ना, जेल में तो लड़ाइयां होती है, जेल हाँ में होता है, बहुत सारी सुरक्षा। देखिए जब जब जो जो चीजें हो रही हैं उसके हिसाब से फिर नए नए परिवर्तन होते जाते हैं कि अभी कुछ हो रहा है, अब ये समझ में आया कि नहीं यहाँ पर हम चूक गए थे, ये छूट गया था, अब इसको ठीक करते हैं। तो कुछ घटनाएं जब होती हैं तो उसके बाद कई बातें ध्यान में आती हैं तो उसको और सुधार करते हैं। तो वैसे सुधार होते रहते हैं, रिफॉर्म्स होते रहते हैं। ठीक है जेल में भी बहुत सारे सुधार हुए हैं। सर। अभी जैसे है कि एविडेंस की हम बात करते हैं, तो एविडेंस में आज क्या, पहले तो नहीं था, क्या रिकॉर्डेड जो मोबाइल में जो भी एविडेंसेस रिकॉर्डेड है, क्या वो कोर्ट में पेश कर सकते हैं क्या? उसको जो हमारा एविडेंस एक्ट है जी जो पहले के कानून के अनुसार में, तो उसमें व्यवस्था है कि अगर आप उसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस है तो साइबर क्राइम के लिए जो कानून है उसके तहत कि साइबर से रिलेटेड प्रत्येक एविडेंस को अप्रूव करने के लिए हमको एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। तो वो सर्टिफिकेट वो कौन देगा? वो सर्टिफिकेट जो आदमी उसको तैयार करेगा, जैसे मोबाइल आपकी है जी। अब मोबाइल में जो भी एविडेंस है उसको कॉपी करने वाला जो व्यक्ति है वो एक एक्सपर्ट है, वो उसका जानकार है, तो उसको हमारे सामने वो बना करके देगा, उसकी कॉपी तैयार करके, और उसमें वो सर्टिफाई करेगा, वो सर्टिफाई करेगा। नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, वो एक प्राइवेट भी कोई हो सकता है, लेकिन वो ऑथेंटिक एजेंसी हो, वो उसके लिए पात्रता रखता हो, कंप्यूटर साइंस के बारे में या सोशल मीडिया के बारे में वो उस वैसी डिग्री रखता हो, वैसी एजुकेशन रखता हो, और वो सर्टिफिकेट देगा कि मैंने इससे, इस इंस्ट्रूमेंट से ये एविडेंस निकाल करके और उसकी कॉपी तैयार की है और ये कोर्ट में सबमिट करने के लिए मैं दे रहा हूं। एग्जैक्ट जो उसमें चीजें थी वही चीज मैंने इसमें कॉपी की है और कहीं पर भी किसी भी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, सब चीजें एग्जैक्ट है, ओरिजिनल है। अच्छा। तो वो जब सर्टिफाई करके देगा तो कोर्ट उसको पढ़ती है, कोर्ट उसको मानती है, उसके लिए कानून है, उसके लिए अब कानून है। अब कानून बन गया। अभी वो एविडेंस में एक्सेप्टेड है जी, एविडेंस एक्ट के तहत वो एक्सेप्टेड है और वो एक्सेप्टेबल है जी, स्वीकार किए जाने योग्य है जी। तो हम उसको सतर्कता पूर्वक, अगर ऐसा किसी के पास भी एविडेंस हो तो उसको रखना चाहिए कि हमारे साथ किया गया कोई व्यवहार और कोई अपराध है और वो अगर उसमें है हमारे पास मोबाइल में या कहीं, तो उसको रखिए, वो आपको लाभ देगा, उसके आधार पर आप न्याय प्राप्त कर सकते हैं। सर, केसेस इतने लंबे क्यों चलते हैं? अब उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ केसेस में बहुत सारे विटनेसेस होते हैं जी, और बहुत सारे विटनेस होने की वजह से उनको एग्जामिन करने में बहुत कोई इंपॉर्टेंट विटनेस है वो अब यहाँ रह ही नहीं रहा है, वो बाहर चला गया है, वो ट्रेस नहीं हो रहा है, उसको बुलाने के लिए प्रोसिक्यूशन एजेंसी अपना बहुत मेहनत करती रहती है कि बिना इस केस में हम न्याय नहीं करा पाएंगे। तो क्या एक विटनेस के अगेंस्ट पे समन्स होते हैं और वारंट्स होते हैं, तो ये समन और वारंट क्या होता है? समन्स ये है कि आपको सूचना दी गई जी कि यह प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, इस मामले के आप सम्मानित गवाह हैं, आप इस दिनांक को यहाँ उपस्थित हों और आकर के अपनी गवाही दें जी, अपना साक्ष्य दीजिए, तो वो समन्स हो गया। हमको समन्स मिल गया जी, फिर हम बिना कोई सूचना दिए, बिना कुछ कहे हम गए ही नहीं जी, तो हम नहीं गए तो हमने उस समन्स का आदर नहीं किया जी, न्यायालय के द्वारा दिए गए उस पत्र का हमने आदर नहीं किया, हमने उस सूचना का अनादर किया जी, तो अनादर किया तो कोर्ट के पास दूसरा रास्ता है, तो फिर वो जमानती वारंट भेजता है, पहले वो बेलेबल होता है जी, तो हमारे दरवाजे पर पुलिस लेकर के आएगी और जमानत हमसे कहेगी कि कोई एक जमानत दीजिए, तो कोई एक व्यक्ति हमारा जमानत लेगा और फिर हम जमानत लिख करके दे देंगे कि हाँ ठीक है हम उस तारीख को उपस्थित होंगे। हम फिर भी नहीं गए तो जब उस पर भी नहीं जाएंगे तो कोर्ट हमारे खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भेजेगी। अच्छा। कि अब इनको ले आओ किसी भी प्रकार से, ये बार बार अनादर कर रहे हैं तो फिर पुलिस आएगी, हमको पकड़ कर ले जाएगी, मतलब हथकड़ी लगा के लेके जाएगी। हथकड़ी की जरूरत नहीं है लेकिन हथकड़ी भी लग सकती है यदि हम उतनी माने ढिठाई करेंगे, हम न्यायालय की बातों का अनादर करते रहेंगे तो वो भी हो सकता है क्योंकि वो प्रावधान बने हैं। सर, ये आप हथकड़ी लगाने का है तो बिना वारंट का किसी को हथकड़ी लगाते हैं क्या? संज्ञेय मामलों में हथकड़ी लगाने का प्रावधान पहले से है, अभी उसमें थोड़ी सी लिबर्टी आई है
कि न्यायालय की अनुमति से ही आपको हथकड़ी लगेगी। ओके। न्यायालय अगर अनुमति देती है, कहती है कि नहीं इस व्यक्ति को हथकड़ी लगाइए, जरूरी है, जी। तो हथकड़ी लगेगी। पुलिस अपने मन से नहीं लगा सकती। अच्छा। हाँ। तो मतलब अब उसमें यह है कि कोई व्यक्ति बहुत गंभीर अपराधी है और उसको हथकड़ी नहीं लगाते हैं तो कहीं पुलिस का ही रिवॉल्वर छीन करके गोली कर मार दे, ओके, या कुछ अपने के ही कर दे जी, अपने लिए ही कुछ प्राणघातक प्रयास रास्ते में कर दे, तो उसके लिए भी हथकड़ी लगाना जरूरी है। उसकी जान की सुरक्षा के लिए भी वो आवश्यक है। तो ऐसी परिस्थिति में भी हथकड़ी लगती है। उसको भी एक्सक्यूज लिख सकती है पुलिस कि मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इसकी हरकत ठीक नहीं थी, ये अपना ही जान देने के लिए बेचैन था। मैं अपने पूरे अधिवक्ता के इस वृत्तिक कार्य के दौरान आज तक में बहुत सारे काम मैंने किए हैं, 2-3 और भी चैलेंजिंग हुए हैं, लेकिन एक रेप विद मर्डर का केस था जी। उस मामले में मुझे बड़ी संतुष्टि मिली थी जी। केस के हिसाब से। मैंने चूंकि डिफेंस का काउंसिल था और उसमें 2 आरोपी थे जी। और उनके ऊपर एलिगेशन था कि उन्होंने उसमें रेप भी किया था, फिर मर्डर भी किया था। मर्डर करने के बाद डेड बॉडी को उन्होंने नष्ट भी कर दिया था जला करके जी। तो उस तरह के मामले में और आइडेंटिफिकेशन की बात आती है जी। कि वो पहले तो ये आइडेंटिफाई हो कि वो व्यक्ति है, मनुष्य है, जो मतलब जो लाश वहां हाँ जी पाई गई, चाहे जली हुई चाहे जो भी है वो है। दूसरा ये कि वो वही है जिसके बारे में एलिगेशन लगा है जी, और जिसके बारे में ये स्टोरी आ रही है कि उसके साथ इन लोगों ने कोई घटना की, वो घटना इसके साथ वहां घटित हुई। तो ये सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ना जी, ये प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है जी। उस केस में एविडेंस जो भी था, विटनेस जो भी थे, सब कुछ लोगों ने बताया था, सब कुछ। मतलब ये भी बताया था कि इस झोपड़ी में ये घटना उसके साथ हुई, फिर वहां से उसको मोटरसाइकिल में लेकर के गए और उसके बाद ले जा करके जंगल में भी सब शराब पिए, शराब पीने के बाद उन्होंने फिर से उसके साथ शारीरिक शोषण किया उसका। उसके बाद उन्होंने उसको वहां पर गला घोट करके मार दिया और मारने के बाद मतलब वहां तक की स्टोरी आई पूरी, यहां तक का एविडेंस आया। अब उसके बाद वो गई कहां? अब वहीं से वो गायब हो गई जी। वहां से उसके बारे में कोई एविडेंस नहीं था। अब वहां से मैंने वहीं से मैंने वकालत किया, मतलब उसी के बाद मैंने, क्योंकि वहां तक का तो चीज स्टेब्लिश हो गया। अब वहां के आगे वो मेरे लिए चैलेंज था कि अब मुझे इसमें बचाना है, क्योंकि एविडेंस यहां तक आ चुका है। अब वहां तक ले गए हैं, अब इन्हीं के साथ लास्ट सीन में आ रही है, आखिरी बार इन्हीं लोगों के साथ देखी गई है, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। तो वहां से उसको, अब मेरी ड्यूटी है कि वो वहां से इन लोगों से अलग निकल करके चली गई कहीं, या ये लोग वहां साथ नहीं थे अंतिम बार, ये स्टेब्लिश करना मुझे है। इस चीज को स्टेब्लिश करने के लिए मैंने अपनी तरफ से जो भी प्रयास किए और संयोग से मैं उसमें सफल भी रहा जी। मैंने वो स्टेब्लिश किया जी। वो कैसे? वो मैंने स्टेब्लिश इस आधार पर किया कि ये दोनों के साथ जब मोटरसाइकिल से जो महिला गई, वो फिर ये लोग जो कि शराब के नशे में सभी थे, वो भी शराब के नशे में थी, और वो वहां से लड़खड़ाते हुए वहां से निकल गई आगे। और जहां आगे निकल गई वहां मैंने उसी की सिस्टर से इस चीज को लाया कि जब तुम्हारे पास वहां से आई थी तो उस समय वो दोनों साथ में नहीं थे। अच्छा। तो मैंने वहां उसको इन दोनों का, सभी का कनेक्शन अलग किया। ठीक है। तो जब वहां से डिस्कनेक्ट कर दिया तो फिर वो इनके करेक्शन में कभी नहीं आई, ये मैंने स्टेब्लिश कर दिया। अब मर्डर वाला जो विषय था, हत्या वाला जो विषय था, वो इनके साथ वो कनेक्ट हो, ये मैंने बाहर कर दिया। एक घटना तो यहां थी, अब उसके बाद वो महिला गई कहां जी, जिसके साथ घटना हुई है, तो महिला पाई ही नहीं गई, क्योंकि वो जल गई, नष्ट हो गई। मतलब डॉक्टर भी इस बात को बता पाने में, एफएसएल की रिपोर्ट भी इस बात को बता पाने में सक्षम नहीं थी। डीएनए रिपोर्ट्स, एफएसएल की जो रिपोर्ट आई थी उस समय सच डीएनए नहीं होता था जी। ये काफी पुरानी केस हाँ जी। तो ये बहुत पहले का है, 94-95 का केस होगा मेरे को लगता है। तो उस समय
वो नहीं था। एफएसएल की रिपोर्ट में भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ कि वो मानव शरीर है जो जला है या जानवर का है। वो कपड़ा या कोई भी चीज उसकी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई परिवार के लोगों के द्वारा, छोटा सा जो चिंदी जो भी बचा हुआ। तो ये जितने भी डिस्कनेक्ट करने का हमने काम किया उसमें बहुत मेहनत किया था। अगर फीस के लेवल पे आप कहेंगे तो उस लेवल पे मुझे उसमें फी नहीं हुई थी, क्योंकि वो दोनों बहुत सामान्य लोग थे। एक श्रमिक थे वो दोनों जो एक्यूज थे, उन दोनों को उसमें मैंने एक्विटल कराया था, एक्विटल हुआ था, वो दोनों दोष मुक्त हुए थे केस में। तो मुझे उसमें यह था कि घटना में तो है, लेकिन उसमें कराया था तो मैं अपने उस कार्य कुशलता को इस रूप में देखा कि हाँ, इसमें मैंने अपने हिसाब से मेहनत करके और उन दोनों को बचाया है। बचाव पक्ष का जो दायित्व होता है वो मैंने पूर्ण किया है। अच्छा सर, ये तो हो गया कि लेकिन उस महिला के साथ न्याय नहीं हुआ। हाँ, वो एक अलग पार्ट है जी। वो एक अलग पार्ट है। मेरा काम जिसको न्याय दिलाना है, मैंने न्याय दिलाया दिया। सर और कोई घटना? अब बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें कि आपराधिक प्रैक्टिस के दौरान, आपराधिक जो प्रकरणों को लेकर के मैंने अपने प्रैक्टिस के दौरान किया है, तो उसमें तरह तरह के रहे हैं। एक साइबर क्राइम का था, तो वो चूंकि साइबर क्राइम में इसी प्रकार से कि किसी के फोटो को लेकर के और कोई मिसयूज करते हैं, तो मैं उसमें बचाया हूं, तो इसलिए उसको बताऊं बहुत अच्छा नहीं होगा जी। क्योंकि उसमें भी मैं चूंकि डिफेंस का काउंसिल हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उसी क्षेत्र की बातें आपको। सर, ये कुल मिला के ऐसा है कि अगर मान लीजिएगा कि कोई अपराधी अगर घोर अपराध भी किया, अगर उसका वकील अच्छा होगा तो वो बच सकता है जी। बहुत ज्यादा उसी से बचते हैं जी। कि आप कितनी मेहनत करते हैं जी, कितनी अपनी योग्यता को उसमें आप डालते हैं, वो उस बात पे हाँ, आप कितना अध्ययन करते हैं, कितना उसके बारे में रोज प्रयोग करते हैं। एक अधिवक्ता प्रकरण को जीता है, मतलब कहीं भी बैठा है, कहीं भी है, तो उसको अपने एंगल से उस प्रकरण को कहीं ना कहीं फिट करते रहता है। अच्छा। हाँ, कि इसमें मेरे आज कोई चीज देख रहा हूं नया, तो इसको मैं इसमें ला सकता हूं। कहीं पर कोई घटना हो रही है, कोई विषय आ रहा है, तो मैं उसको कहीं ना कहीं अपने काम के लिए देखता हूं। सर, मीडिया इन्फ्लुएंस करती है डिसीजंस को? जजेस कभी कभी थोड़े थोड़े होते हैं, खास करके हायर जुडिशरी में विषय आते हैं ये, तो मीडिया इन्फ्लुएंस करती है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो इफेक्ट डालती है। जैसे वो देखिए इस तरह से होता है, खास करके बेल उसमें प्रभावित हो जाता है। लोगों को जो बेल जल्दी नहीं मिलता, जमानत जल्दी नहीं मिलती, तो उसके पीछे का कारण यही है, क्योंकि मीडिया इतना उस मामले को हाईलाइट करके मीडिया ट्रायल करने लगती है कि कोर्ट भी सोचने लगती है कि समाज पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा अगर मैं जमानत दे दिया तो, जबकि केस उस लेवल का नहीं रहता है कि उसको उतना ऊंचा उठाया जाए या उतना हल्ला गुल्ला उसमें मचाया जाए। लेकिन मीडिया इतना उसको बड़ा बना देती है कि जजेस भी बहुत परेशान हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि छोड़ो, हम नहीं देते जमानत इसमें। तो जमानत पाने की पात्रता रखता है वो व्यक्ति, लेकिन तो कई बार उस मीडिया ट्रायल, मीडिया प्रेशर में चीजें बिगड़ जाती है, क्योंकि समाज को ध्यान में रख करके न्याय प्रणाली चलती है। समाज पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जी। अगर कई बार होता है कि लोअर कोर्ट में नहीं होता तो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, लेकिन लोगों के पास पैसे ही नहीं है, क्या करेगा? तब उसके लिए कोई प्रावधान है? विधिक सहायता का जो नालसा में बना हुआ है, जिसके तहत राष्ट्रीय जो विधिक सहायता का जो केंद्र है, उसके तहत व्यवस्था की गई है कि विधिक सहायता प्रत्येक व्यक्ति को सस्ता न्याय, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले। तो शासन के खर्चे पर अधिवक्ता भी मिलता है। अच्छा। शासन के खर्चे पर आपको सलाह देने वाले लोग मिलते हैं, ऐसे लोग बैठे हैं। अच्छा, तो ये मिलता है? मिलता है। मतलब अगर चाहे तो कोई भी व्यक्ति, हाँ, कोई भी व्यक्ति आज ये नहीं कह सकता कि मैं पैसे के कारण अपनी पैरवी करने में, न्यायालय पूछती है कि तुम्हें वकील सरकारी खर्चे पर रख दूं क्या तुम्हारे लिए जी। तो जो जेल में है उनके लिए भी होता है, उनके लिए भी होता है, इवन कसाब के लिए होता है, और कोई भी वो भी इंसान है, भारतीय कानून के हिसाब से उसको भी अधिकार प्राप्त है। वो तो पाकिस्तान से आया था तो उसे भी मिला, लेकिन भारतीय कानून, ठीक है, भारतीय कानून हमारी व्यवस्था है।
क्योंकि वो पाकिस्तान से आया, सबको पता है, बिल्कुल, कैमरे के सामने सबको बिल्कुल, मार बिल्कुल, दिया, सब कुछ क्राइम। भी उसको हाँ, ये हमारे कानून का वो एक ये भी पक्ष है, ये भी हमारे कानून का एक पक्ष है जो कष्ट देता है समाज को। समाज उस बात को स्वीकार नहीं कर सकता, समाज इस बात से बड़ा परिवेदित होता है कि अगर इस प्रकार का वकील मिला, उसको भी वकील मिला, उच्च कोटि का मिला। हाँ। कुछ ऐसे भी हैं जो सरकार के खर्चे पर नहीं गए, कुछ ऐसे भी हैं जो अपने तरफ से भी ऐसे लोगों की मदद करने के लिए कुछ एडवोकेट्स खड़े होते हैं। माने सामान्य रूप से अधिवक्ता इन चीजों को तय करने के लिए, चुनने के लिए अधिकार रखता है कि समाज के प्रति किया गया अगर अपराध बहुत उच्च श्रेणी का है तो उस समय हम सामाजिक अपराध के साथ में खड़ा न हो, ये तय करने का अधिकार उसको प्राप्त होता है। वहां एक्सेप्शनल विषय है तो वहां पर अधिवक्ताओं का नैतिक दायित्व बनता है कि वो कुछ समाज के लिए दे, राष्ट्र के लिए दे, क्योंकि राष्ट्र के लिए भी दायित्व है हमारा जो कर्तव्य है। जैसे अभी पंच परिवर्तन की बात हो रही है ना राष्ट्र में, कि पर्यावरण के क्षेत्र में सब प्रत्येक नागरिक सजग हो, प्रत्येक नागरिक कार्य करे, सामाजिक समरसता के लिए प्रत्येक नागरिक कार्य करे, ऊंच नीच का भेदभाव, जाति पंथ का भेदभाव छोड़ करके, बड़े छोटे का भेदभाव छोड़ करके, और सभी लोग एक हैं, सभी जो बंधु हैं सनातनी हैं, सभी अपने समाज में एक दूसरे के साथ मिल करके चलते हैं, ये भाव लेकर के चले तो ये चीज रहना। तीसरा यह है कि कुटुंब प्रबोधन, परिवारों में समरसता हो, परिवार एक साथ मिलकर के रहें, हम उनके बीच में कैसा संस्कार दे रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है जी। हमारा स्वावलंबन हो, आत्मनिर्भर बने, सरकारी नौकरियों के पीछे दौड़ना छोड़ें जी। और सामाजिक रूप से स्वावलंबन को हम अपना समझें जी। नौकरी प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है, नौकरी प्राप्त करना रहता तो हमारे जो आजादी के जो नायक हुए लोग, वो लोग तो नौकरी के पीछे ही दौड़ते रह जाते। हाँ, हम लोग आज वहीं उससे भी बुरी स्थिति में रहते। हम कितने स्वार्थी हो गए हैं, कितनी निजता में जी रहे हैं। इसलिए स्वावलंबन बहुत आवश्यक है, हमको गौरव प्रदान करता है हमारा स्वावलंबन, कि हम अपने स्वावलंबी होने के भाव को दृढ़ता पूर्वक खड़ा करें। फिर एक बड़ा कार्य है नागरिक कर्तव्य। हम अगर भारतवर्ष के संवैधानिक व्यवस्था को अपने लिए मानते हैं तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के प्रति, जो इस धरती माता को अपनी माता मानते हैं, भारत को अपनी, भारत भूमि को अपनी भारत माता मानते हैं, इस देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति अपना कुछ कर्तव्य निभाएं। नागरिक कर्तव्य है उनका जी। कि नहीं, हमको प्लास्टिक कचरा कहीं पर भी नहीं फेंकना, कहीं पर भी कुछ भी नहीं करना, हमें बाएं से चलना, गाड़ी को ठीक से पार्क करना, सब कुछ अपना काम करना। लोग कहेंगे तभी मैं करूंगा ऐसा नहीं, हमारे कुछ कर्तव्य। तो ये जो पंच परिवर्तन की बातें हैं, ये प्रत्येक जीवन को, प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक मानव जीवन को कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित करती है जी। कि हम कितनी श्रेष्ठ। भारत अगर विश्व गुरु है तो विश्व गुरु इन्हीं कारणों से होगा, और कोई प्रकार। सर, एक नए एडवोकेट जो अभी अभी कॉलेज से निकला है, उसे आप कोई भी 3 एडवाइस देना चाहेंगे तो क्या एडवाइस देंगे? सबसे पहला ये है कि जब वो इस उपाधि को प्राप्त करते हैं कि हम अधिवक्ता बन गए, डिग्री मिलती है, तो वो जो उपाधि हमको मिलती है तो उस उपाधि को एक सर्टिफिकेट न माने, उस उपाधि को अपने अध्ययन, अपनी योग्यता का पारितोषिक माने। उसका यह एक परिणाम है, सुखद परिणाम है, और उस पारितोषिक को लेकर के हृदय से लगाएं और उससे हम समाज को क्या देंगे, राष्ट्र को क्या देंगे, ये बोध अपने अंदर लाएं। क्योंकि समाज और राष्ट्र का बोध बहुत आवश्यक है जी। क्योंकि समाज और राष्ट्र का बोध अगर नहीं होगा तो हम अपना श्रेष्ठतम नहीं दे सकते जी। हमारी अगर जीवन श्रृंखला की आयु अगर 60 साल, 70 साल, 80 साल, आज की तारीख में राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 65 वर्ष सामान्य तौर पर आयु मानी गई है, तो अगर हमारी वो आयु है तो उस आयु में जो बचा हुआ कालखंड है उसको हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कैसे उपयोगी कर सकते हैं
अपने लिए भी कुछ जीवन यापन का जो मार्ग देखते हुए मतलब ज्यादा से ज्यादा हम उसको कैसे करें, ये पहला चीज अपने दिमाग में रखें। दूसरा ये कि जो उपाधि हमको मिली है वो बड़ी कठिनाई से मिली है। बहुत एक ऐसे प्रोफेशन को लेकर, ऐसे वृत्तिक कार्य को लेकर के हमने उपाधि प्राप्त की है जिस वृत्तिक कार्य में इंजीनियरिंग भी है, डॉक्टरी भी है, वैज्ञानिक शोध का विषय भी है, और आपकी वाक्पटुता और जो शब्दावली है वो भी है। तो प्रत्येक प्रकार की योग्यता उसमें समाहित है जी। आप उसको लेकर के अपना कार्य करने के लिए जब बढ़ते हैं तो जो आपके निर्धारित मानदंड हैं उस मानदंड का जो आपका नामांकन होने के बाद, आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपसे जो अपेक्षाएं की जाती हैं उस मानदंड का पालन करते हुए न्यायालय में पूरी अनुशासित व्यवस्था के साथ, पूर्ण गणवेश में और व्यवस्थित रूप से आप खड़े होंगे ताकि कोई भी गौरवपूर्वक कह सके कि देखो भाई एक अधिवक्ता हमारे जा रहे हैं, वकील साहब जा रहे हैं। तो हमारे व्यक्तित्व से इस बात का दर्शन होना चाहिए कि ये एक अधिवक्ता हैं और अच्छे अधिवक्ता हैं। सर ये भी बात होती है कि क्या एक अधिवक्ता मतलब क्या समाज में जैसे अभी बोलते हैं बच्चों को कि भाई आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, तो आज के जमाने में हम बहुत कम देखते हैं कि वो वकील बन जाए। ये बहुत कम पेरेंट्स कहते हैं। तो ऐसा क्या मैं बोलूं उनको कि भाई ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, आपको इसमें जाना चाहिए, इकोनॉमिकली भी उनको उतनी रिवॉर्डिंग होनी चाहिए जी। तो क्या ये रिवॉर्डिंग है करियर? देखिए, आपके मेहनत पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती है जी। आपके समर्पण पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। योग्य व्यक्तियों की किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि योग्य व्यक्तियों की मांग नहीं है, योग्य व्यक्तियों की प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता है। आप अब उसको कैसे जीते हैं, आप अपने अंदर अध्ययन के स्वभाव को कितना बढ़ा सकते हैं, आप अपने अंदर योग्यता को किस तरह से कूट कूट करके भर सकते हैं। चूंकि अध्ययन पर आधारित यह व्यवसाय है, यह वृत्तिक कार्य है, तो इसलिए आपके अध्ययन से ही आपकी योग्यता फूट फूट करके बाहर दर्शन कर देगी और उसी से आपको बाकी सब चीजें मिलेंगी और बहुत पैसा है इसमें। सर आप ये बताएं कि एज ए एडवोकेट कई सारे दिमाग में भी उथल पुथल मचता होगा, तो आप इसको कैसे शांत करते हैं? मेडिटेशन? बिल्कुल, मेडिटेशन इसका एक बहुत अच्छा, आपने बता ही दिया, उत्तर बता दिया। मेडिटेशन इसका एक बहुत अच्छा मार्ग है कि प्रत्येक अधिवक्ता को अपने माइंड को थोड़ा सा माइंड सेटअप करने के लिए या थोड़ा मन स्थिति को स्थिर रखने के लिए थोड़ी देर तक का मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। योग प्राणायाम, बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है तो योग प्राणायाम करना चाहिए अपने शरीर को, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, तो इसलिए उसको रखना बहुत आवश्यक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी जानकारी उनको दिया, तो थैंक यू सो मच। और मुझे विश्वास है कि दर्शकों को इससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। और थैंक यू दर्शकों, आपने हमारे साथ अंत तक बने रहे। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा एपिसोड आपको लाभदायक लगा तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बताइए ऐसे ही अगर हम आपके लिए बहुत सारे वैल्यूएबल कंटेंट्स लेके आए तो कमेंट करके बताएं कि आपको और किसका पॉडकास्ट अच्छा लगेगा, हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे। और दूसरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले एपिसोड्स की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।